एग्जांपल एक डीडीसी पंचारी मोंगरी को काम कराना होगा ना, जनाब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना होगा तो उसको एमएलए चनैनी के पास जाना पड़ेगा, एमएलए उधमपुर के पास जाना पड़ेगा, एमएलए रियासी के पास जाना पड़ेगा। तीनों की अगर सोच एक हुई, अगर एक हुई और उनका मन हुआ कि यहाँ विकास करना है तो डेफिनेटली वो करेंगे। अगर सोच एक नहीं हुई, पार्टी एक नहीं हुई, या फिर जो है तो लोगों को जवाब देना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर डीडीसी साहब बैठे हैं, डीडीसी साहब को पकड़ेंगे वो कि आप प्रोजेक्ट काम नहीं करा रहे जी। अब जिनके पास पावर है, जो ताउमर कहते रहे कि हमारे पास पावर आएगी, अब पावर है तो अब कर दीजिए ना। अब जम्मू हित्ते की सीटें बढ़ा दीजिए। मुझे पता है कि मेरे साथी जो है, बाकी साथी उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारी सीटें बढ़ा भी देते हैं तो भी जो है आप देखेंगे कि कश्मीर की सीट ज़्यादा ही रहेगी विधानसभा में। और अगर अब भी आपको लगता है, अब भी आप डर के जनाब जब हमारी पावर आएगी हम जम्मू के साथ न्याय करेंगे। और जब मैं जम्मू के साथ न्याय की बात करता हूँ, मैं आपके साथ फिर कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ एम्बिशियस हूँ, किसके लिए, ओवर एम्बिशियस भी हूँ किसके लिए, कि देखिए मेरे लोगों को अगर मैं कह रहा हूँ कि आप युद्ध स्तर पे काम करके उनको इमीडिएटली अगर बिजली, पानी और नेटवर्किंग की फैसिलिटी दे देते हैं तो मेरी जो छोटी बहनें हैं 99% गर्ल्स मेरी जो हैं वो ग्रेजुएशन पास नहीं कर रही। नमस्कार, मकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जोंबोल। एक साल तकरीबन ख़त्म हो रहा है। किसके लिए? डीडीसी जो चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डीडीसी मेंबर पंचेरी जसवीर सिंह। इनसे हम बात करेंगे। इनका इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है जम्मू कश्मीर का, ख़ास तौर पर जम्मू का। तो आपको ये बता दें कि जब से ये मेंबर बने हैं, इनकी कितना ज़ोर लगाया इन्होंने कि अपने इलाके में कम से कम कुछ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस जो है वो हो। और सरकार, जो मौजूदा सरकार तो यहाँ पर है नहीं है, पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन डिमोशन के बाद कितना कार्य जो है इनके वहाँ पर हुआ और कितने बड़े बड़े दावे जिस तरह से कहे जाते थे कि हम लोग पिछड़ेपन जो है वो हटाएंगे, दूर दराज इलाकों में बिजली जो है वो पहुंचाएंगे, सड़क निर्माण करवाएंगे, कितना कुछ हुआ है। इनसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं। जसवीर जी, सीधा सवाल, एक बार फिर से हम जो है वार्तालाप कर रहे हैं। एक साल हो चुका है मोस्टली आपका, मुझे ये बताएं कितनी डेवलपमेंट हुई? देखिए नागेंद्र सर, डेफिनेटली ये बड़ी बात है कि एक साल डीडीसी चुनावों को हुए हो चुका है और मुझे लगता है कि वक्त आया है कि हम जो है वो जनता के सामने जो है जनता को जवाब दें। हमारी जवाबदेही बनती है कि किस तरीके से हमने काम किया है, हम कर पाए हैं। और ख़ास करके इसको मैं 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक जो हमारे पहले का समय था, एक जो हमारा समय है और एक जो आने वाले चैलेंजेस हैं, तो उन 3 हिस्सों में बांटता हूँ। तो अगर मैं सीधी बात करूँ अपने टाइम की, कि हमारे आने के बाद जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हम क्या कर पाए हैं। पहले तो जिला विकास परिषद के चुनाव अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए दौर का आगाज़ था। भारत सरकार की बेहतरीन पहल थी और उसके बाद जो है वो जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लीड किया है और जो 73वां संशोधन है उसको बेहतर तरीके से ग्राउंड पे उतारने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी हुई है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे टूरिस्ट विलेज की बात की जाए। पंचेरी मोंगरी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर में, और पंचेरी को टूरिस्ट विलेज के तौर पर लॉन्च करना, जिसमें होम स्टे का कंसेप्ट था, कल्चर को उसके साथ इंटीग्रेट किया गया, एक नई तरीके से जो है वो टूरिस्ट को लॉन्च किया गया। तो वो जो है वो एक बेहतरीन पहल थी। बट यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे कि शुरुआत हमने अच्छी की है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना है और जिन पे हमें लगातार काम करना है। और वहाँ पे भारत सरकार की मदद की ज़रूरत भी है, जम्मू कश्मीर सरकार की मदद की ज़रूरत भी है। और जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो पंचायती राज और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसके आपसी तालमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी नहीं है। धीरे धीरे बनेगा। मैं कहूँगा कि शुरुआत अच्छी है, क्योंकि ये जो पॉलिसी मेकर्स आए हैं एज डीडीसी काउंसलर्स या फिर जो एग्जीक्यूटर्स हैं, दोनों के लिए नई शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी व्यवस्था को समझने में और एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में अभी समय लगेगा। और आपके माध्यम से मैं एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ। एक जी, सवाल ये उठता है, समय कितना लगेगा जी? इतनी सदियाँ गुजर चुकी हैं, आपका इलाका, वहाँ पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिजली के लिए तरस रहे हैं, सड़क के लिए तरस रहे हैं, अभी भी समय लगेगा। देखिए, जहाँ तक मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ, जिन बुनियादी चीज़ों की आपने बात की है, पहले तो वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अटके हुए थे। मेरे वहाँ पे जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं दूर दराज के, खास करके जैसे बरियोत का है, लाली का है, दमनोद का है, लड्डा का है, मोंगरी का है, या फिर बदौता टांडी का है, या फिर लांदर का है। तो ये वो हेल्थ सेंटर्स थे जो 8-10 साल पहले शुरू हुए थे। जब मैं आया तो देखा बिल्डिंग सारी इनकम्प्लीट पड़ी है, सारा मुश्किल दौर से गुजर रहा है सिस्टम, हम ना मशीनरी रख सकते हैं, ना बैठने की जगह है। तो उसके बाद हमने लगातार इन मुद्दों को उठाया।
हमें प्रशासन का सहयोग मिला। आज मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि 90% से ज़्यादा जो ये प्रोजेक्ट है, जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, हमने इनको शुरू करवाया है। और हमारा जो बेसिक पॉइंट ये था कि अगर हम इनको और डिले करते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत डिले किया है, और डिले करते हैं तो इसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ेगी और पब्लिक को लॉस होगा और पब्लिक ट्रेजरी को लॉस होगा। तो हमने इन प्रोजेक्टों को शुरू कराया है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं, टूट चुके हैं, काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्स नहीं हैं। तो जो हमारे पास ऑलरेडी अलॉटेड मनी था, काफ़ी सारा ऐसा पैसा था जो लग ही नहीं रहा था, तो हमने प्रयास किया है कि अब उन सारे कामों को हमने शुरू किया है। गलियोत का स्कूल है मेरा, कंसाल का स्कूल है, लांदर हाई सेकेंडरी पर हमारे वहाँ क्वार्टर्स बन रहे हैं टीचर्स के लिए, पंचारी का हाई सेकेंडरी है, दमनोत हाई सेकेंडरी है, और भी काफ़ी पंजर हाई स्कूल है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो जहाँ हमने फिर से काम शुरू किया है। वैसे ही एक मैं कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय है एक बसनोत में, तहसील मोंगरी में पढ़ता है, 10 साल पहले शुरू हुआ। कंसेप्ट ये था कि जो छोटी बच्चियां हैं 8वीं तक की, तो उनको हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे उनको अच्छी पढ़ाई देंगे। जब पहले भी आपसे बात हुई थी आपके माध्यम से, तो मैंने इस इशू को उठाया था। तो आज बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल बाद जो है अब फिर हमने उस काम को लगाया है और मार्च महीने तक हम उसको डेडिकेट करेंगे पब्लिक को। तो कुल मिला के जो अटके हुए काम थे हमने दोबारा प्रशासन के सहयोग से शुरू करवाया है और हम बहुत जल्दी उसको डेडिकेट करेंगे। यहाँ तक आपका कहने का मतलब कि ये सभी आपकी मेहनत जो है वो रंग ला ली है, क्योंकि आपसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी लीडर्स जो हैं वो निकले हैं, लेकिन काम सामने नज़र नहीं। देखिए डेफिनेटली मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कि 10 साल से अगर एक स्कूल अटका है, विजन जिधर तारीफ बनती है उधर करनी भी चाहिए। इनकी तारीफ सीधी सी बात है, यंग हैं ये, काफ़ी छोटी उम्र में ये डीडीसी मेंबर बने हैं, अपने इलाके के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रपति अवार्ड भी इन्हें जो है वो मिला हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये कह रहे हैं, घर पर ये बैठते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है अगर घर पे बैठ गया, आराम करना शुरू कर लिया, तो फिर कार्य जो है, लोगों की जो डिमांड है, जिस कारण ये जीते थे, वो रह जाएगी। देखिए नागेंद्र जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि इसका श्रेय मैं खुद नहीं लेता और ना लूँगा। ये सारा श्रेय जाता है मेरी पंचारी मोंगरी की पब्लिक को। लोअर मीर, अपर मीर से लेकर मेरा चुलना, सुमन, कुलट्याड़, कट्टी, लटियार, लांदर, दंदोता, मतलब बदोता, सुदोता, गलियोत, और फिर आप मोंगरी वाली तरफ जाएंगे तो वहाँ पंजर है मेरा, लाली है, दमनोत है, इलाके हैं जिनका नाम भी नहीं सुना हुआ अभी तक। जिसमें मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, डे 1 से लेकर आज के तक कितने चक्कर काटने पड़े आपको एडमिनिस्ट्रेशन के? देखिए जाके उनकी नींद जो है, देखिए डेफिनेटली नंबर्स ऑफ लेटर्स लिखने पड़ते हैं, लगातार कंसर्निंग ऑफिसर्स से मिलना पड़ता है और लगातार अपने उस एक जो फाइल आपने बनाई है उसको फॉलोअप देना पड़ता है कि क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप अगर फॉलोअप नहीं देंगे तो चीज़ें जो है बीच में जब कम्युनिकेशन एरर आएगा, कम्युनिकेशन गैप आएगा, तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को हमने लगातार इस पर काम किया है और मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो जितने भी ये प्रोजेक्ट थे जिस पे मैंने होमवर्क किया था, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पीयू सिंगला साहब थे जो डिप्टी कमिश्नर रहे, चाहे वो इस टाइम जो इंदू कनवाल चिब मैम बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर, उनकी अच्छी खासी सपोर्ट मिली है। और इवन मेरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी, डीडीसी उधमपुर की बात करें जी, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, और हमारे जो मेरे चेयरमैन साहब हैं लालचंद जी, वाइस चेयरमैन यूपी मनहर पठानी है, तो इन सब की अच्छी सपोर्ट रही है काउंसिल में, मेरे सारे सहयोगियों की, मेंबर्स की, मेरे इवन बीडीसी अपोजिशन ने कितना रोड़ा लगाया आपके? नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी 20 पंचायतों के सरपंच थे, पंचायतें थी, मेरे दोनों बीडीसी चेयरपर्सन थे, मेरी पूरी डीडीसी काउंसिल है, वहाँ पे अलग अलग सोच से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमने बेहतरीन तरीके से मिलकर काम करने की कोशिश की है और इन सब की सपोर्ट रही है, इसीलिए मैं इन सब प्रोजेक्ट्स को शुरू करवा पाया हूँ। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है पंचारी मोंगरी की इन 20 पंचायतों के उन 70-80 हज़ार लोगों को जिन्होंने मुझे 70-80 हज़ार लोग वहाँ पर रहते हैं। मुझे ये बताएं, अभी भी वहाँ पे सड़कें जो हैं पूरी बन गई? देखिए सड़कें डेफिनेटली, जब मैं आया था तो काफ़ी अरबों रुपए के वहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, भारी निवेश थे, लेकिन जी बिल्कुल, भारत सरकार ने काफ़ी निवेश किया है। हमने काफ़ी सारे हमारे जो प्रोजेक्ट थे उसको हमने उसकी डेडलाइंस को वायलेट किया है, काफ़ी पहले पूरे होने थे, हम पूरे नहीं कर पाए हैं। फिलहाल मैंने ये प्रयास किया है कि जो उसका बेस है उसको दोबारा से मजबूत किया जाए और उसके ऊपर हम उसको तारकोल डालेंगे। तो प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं और मिड 2022 तक भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, जिला प्रशासन उधमपुर, जिला विकास परिषद उधमपुर के सहयोग से मिड 2022 तक पंचारी मोंगरी की सारी सड़कों को हम ब्लैक टॉप कर देंगे। जसवीर, अब एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। टूरिस्ट स्पॉट की अगर बात की जाए, आपके वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो जगह हैं, देखने लायक जगह हैं, मौसम भी अच्छा है,
किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो खींचा जा सके? देखिए, आप पंचारी लांदर मोंगरी को जब जर्नली बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, जम्मू में लोगों को पता ही नहीं है कि पंचारी इलाका भी कोई है। अगर जम्मू के लोगों को नहीं पता है तो बाहर के लोगों को कैसे पता होगा? और जिस तरह से पत्नीटॉप को ये डेवलप कर रहे हैं, सुरुई सर को कर रहे हैं, सन्ना सर को कर रहे हैं, इस तरह से ही आपकी भी। देखिए, आप मैं वही कह रहा हूँ, पंचारी लांदर मोंगरी को जब आप देखते हैं तो यहाँ बड़े खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और बाबा सांकरी में हर साल लाखों जो है श्रद्धालु बड़े जो है वो श्रद्धा के साथ जो है वो माथा टेकने आते हैं। अगर करोड़ों में आ जाए तो बिल्कुल आप देखेंगे वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप किया जा सकता है और मेरी जम्मू कश्मीर सरकार से मांग भी है और मेरी सलाह है, अगर आप पंचारी मोंगरी में एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप करते हैं। आपने मुझे पहले भी कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने ये डिमांड जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखनी है, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा है। अभी कहीं मिला आपको वक्त उनसे मिलने का? नहीं, अभी तो उनसे नहीं मिल पाए हैं, बट मुझे उनसे आपके माध्यम से बात करने का मौका मिलता है तो मुझे मैं पूरी उम्मीद जताता हूँ। और यहाँ मेरा कंसेप्ट ये है, जब मैं पंचारी मोंगरी की बात करता हूँ, लांदर की बात करता हूँ, तो यहाँ सिर्फ मैं पंचारी मोंगरी लांदर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो टूरिस्ट आएगा तो उससे पूरी J&K की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, पूरे उधमपुर की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। आप देखेंगे बाबा सांकरी देवस्थान को आप जानते हैं, ऐतिहासिक स्थान है। इस टूरिस्ट सर्किट में वहाँ हमारा बाबा सहोर है, बाबा शंखपाल है, फिर हमारा जो है वो बाबा समतल है, बरसल देवता है, राजा मंडलिक देवता है, ऊपर आ जाए गोरी मिट्टी देखेंगे, सरौली तार देखेंगे। तो कुल मिला के जो है एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट बन सकता है। उस तरह हमारा जंगल गली का इलाका है, टिकरी का इलाका है, वहाँ जो है वो सुखाल गली में बड़ा अच्छा हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जंगल गली, जसरकोट, फिर लद्दाख का एरिया है, चिनैनी का एरिया है, पीछे से रामबन का एरिया है। तो ये कुल जो एरिया है, जैसे आप पंचारी, मोंगरी, लांदर, भमाग, उसके बाद जो है टिकरी, फिर जो है नरसू, सिउना और पतिनटाप होते हुए, नथाड़ा होते हुए पीछे रामबन का कुछ एरिया को आप साथ में जोड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट सर्किट है। यहाँ बाद में पंचारी मोंगरी की नहीं कर रहा। जब टूरिस्ट सर्किट डेवलप होता है तो एक टूरिस्ट दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जांपल, जब अगर आप मेरे लांदर और लटियार को या कट्टी को जब जोड़ेंगे, कुलटैड को जोड़ेंगे रामबन के एरियाज़ के साथ, नथाटाप के साथ, टमाटर मोड़ के साथ, पत्नीटॉप के साथ, जहाँ फिर मेरी सांकरी को जोड़ेंगे, सांकरी के साथ, लड्डा को हमने जोड़ा है कटरा के रियासी के साथ, वैसे ही जब उसको टिकरी के साथ जोड़ेंगे, हमारे जो हमारी मेरा लाली का इलाका है उसको आप साड़ी के साथ, जहाँ फिर आगे गलेौद के उसके जो है वो भमा के साथ जोड़ेंगे तो एक सर्किट डेवलप होता है। आप देखेंगे सावलाकोट प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है सावलाकोट प्रोजेक्ट, जो चिनाब रिवर पे बन रहा है, 1856 मेगावाट का, वो हमारी ही कंस्टिट्यूंसी से सटा हुआ है। तो कुल मिला के जब ये टूरिस्ट कॉरिडोर बनता है, एक सर्किट बनता है, तो उससे पूरी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? पहला कि जो कोशिश है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, कि सिर्फ शुरुआत नहीं करनी। मैंने कहा LG साहब का विज़न था, माननीय मनोज सिन्हा साहब की सोच थी कि जो है एक टूरिस्ट विलेज जो है वो बनाए जाएं जम्मू कश्मीर में। उनकी सोच तो थी, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए ना, ये इलाके भी हैं, इधर भी डेवलपमेंट जो है वो करनी है। देखिए, यहाँ अब आप, इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं कि आपको वक्त मिलना चाहिए। आपके इस प्रश्न के साथ मैं एक उत्तर जोड़ना चाहूँगा। हो तो 2 दशक बाद रहा है, लेकिन मैं सदियों की बात कहूँगा। सदियों बाद ऐसा लगता है कि सदियों बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है। एक सरकार आई, उसने परिसीमन किया। छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं, मेरी 20 पंचायतें हैं। जब आप एंटर करते हैं मेरी DDC कंस्टिट्यूंसी में, तो यहाँ से शुरुआत होती है। लोअर मीर, अपर मीर, चुलना, सुमन, कुलट्यार, लटियार, कट्टी, पहली 7 पंचायतें डाल दिया जी चिनैनी के साथ। एक अपनी DDC कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। उससे आगे गए, इर्रेशनल, इलॉजिकल और ब्लंडर तरीके से लांदर और दंदोता को उठा के डाल दिया उधमपुर के साथ। कोई ज्योग्राफिकल लिंक नहीं, बीच में तकरीबन आप देखेंगे 30 और लगभग जो है वो 50 किलोमीटर का फ़र्क, जिन्हें कि एक कंस्टिट्यूंसी के हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 पंचायतें हैं, बीच में दूसरा एरिया पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर, वो 2 पंचायतों को उठा के डाल दिया उधमपुर के साथ। आगे की जो सदोता बदोता गले होता है उठा के डाल दिया रियासी के साथ। आपने अभी डिलिमिटेशन की बात की है, परिसीमन की, ये आपने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें और भी देखने को मिलेंगे, जिस तरह से ये कह रहे हैं अभी ये मीटिंग चलेगी, बनेगा। देखिए, मैंने पंचारी की बात क्यों की, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल लगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ की बात बता रहा हूँ, अपनी कंस्टिट्यूंसी की। मेरी मोंगरी की 8 पंचायतें जो, और टिकरी का कुछ इलाका जो है मेरा, वो सारा रियासी के साथ है, जबकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो उधमपुर है। तो जब फॉर एग्जांपल एक DDC पंचारी मोंगरी को काम कराना होगा ना जनाब, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना होगा, तो उसको MLA चिनैनी के पास जाना पड़ेगा, MLA उधमपुर के पास जाना पड़ेगा, MLA रियासी के पास जाना पड़ेगा। तीनों की अगर सोच एक हुई, और उनका मन हुआ कि यहाँ विकास करना है, तो डेफिनेटली वो करेंगे। अगर सोच एक नहीं हुई, पार्टी एक नहीं हुई, या फिर जो है तो लोगों को जवाब देना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर DDC साहब बैठे हैं, DDC साहब को पकड़ेंगे वो कि आप प्रोजेक्ट काम नहीं करा रहे जी। अब मुझे बताएं 2 पंचायतों पे कौन सा MLA जो वहाँ 2-4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देके आएगा अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ऐतिहासिक दौर है जनाब। हमारे यहाँ एक लार्ज सेक्शंस है
एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्लास है जो ताउम्र कहती रही कि जनाब जब हमारी ही पावर आएगी ना, हम जम्मू के साथ न्याय करेंगे। और जब मैं जम्मू के साथ न्याय की बात करता हूँ, मैं आपके साथ फिर कहना चाहूँगा, मैं कश्मीर के साथ अन्याय की बात नहीं कर रहा। मैं जम्मू कश्मीर को एक यूनिट के तौर पर देखता हूँ। हम एक घर हैं, एक परिवार हैं, और जम्मू कश्मीर के 70-80 लाख युवा जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। ऐसी सोच कश्मीर के लीडर्स की भी होगी जनाब लीडर्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि दिखा नहीं ना। नहीं, जम्मू कश्मीर के लीडर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो कश्मीर की मेरी युवा पीढ़ी है, जो मेरे युवा भाई बहन हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, दावे के साथ उनके और यहाँ पे दावा कर सकता हूँ कि वो मेहनती लोग हैं, नए दौर को देखते हैं, आने वाले युग को देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। तो उसके आधार पे कह रहा हूँ मैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ज़रूरी है कि जनाब अब जिनके पास पावर है, जो ताउम्र कहते रहे कि हमारे पास पावर आएगी, अब पावर है, तो अब कर दीजिए ना, अब जम्मू हित्ते की सीटें बढ़ा दीजिए। मुझे पता है कि मेरे साथी जो हैं, बाकी साथी वो उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारी सीटें बढ़ा भी देते हैं तो भी जो है आप देखेंगे कि कश्मीर की सीट ज़्यादा ही रहेगी विधानसभा में। और अगर अब भी आपको लगता है, अब भी आप डर के साए में रहे कि नहीं क्या हो जाएगा, गलतफहमी लोगों की थी कि जम्मू की सीट्स बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी इन्होंने इशारा दे दिया है कि अगर सीट बढ़ी तो कश्मीर की भी बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो हम पे भारी ही रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है जनाब, अब मौका है, चांस है, तो आऊँ बैठे ना कुत्ते जाकर। तो मैं नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतिहास क्या लिखता आया है, आप जरा पढ़िए उसको। मैंने कहा ना कि जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, अपने एरिया की एग्जांपल दे दी। उसके बाद जो सरकार आई, एक सरकार ने तो ब्लंडर किया, दूसरी सरकार आई, उसने एक और ब्लंडर कर दिया। उसने कहा कि अगले 20 साल जनाब डिलिमिटेशन होगा ही नहीं, परिसीमन योग को बंद करो, 2026 में खोलेंगे। कहानी खत्म हुई, तो 2026 में हम इसको खोलेंगे। तो कुल मिला के आज मौका है जनाब, अगर आज ये इन्होंने नहीं किया ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ इनको किस तरीके से लिखेंगी, इतिहास किस तरीके से लिखेगा, मैं नहीं कहना चाहता। और दूसरी चीज़, मैं इसमें स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि जम्मू कश्मीर साथ चलेगा, हम साथ काम करेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा पूरे भारत को लीड करेगा, और आने वाले टाइम में जो है जो JNK की इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी का एक, मैं कहूँगा एक मजबूत पिलर बनेगी। मैं चौथा स्तंभ कहूँगा, मैं 28वां 29वां या 36वां स्तंभ नहीं कह रहा, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी टूरिस्ट और हॉर्टिकल्चर को मजबूत करके उसको बेस बनाते हुए जब भारत की इकोनॉमी का चौथा मजबूत स्तंभ बनेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है, तो मीडिया कर्मी 5वां हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसके नहीं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। मीडिया तो भारत के लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है और अभिन्न स्तंभ है। और अब मुझे जसवीर ये बताएं, वहाँ के स्कूलों की हालत आपने बता दी, लड़कियाँ जो वहाँ की हैं, पढ़ने लिखने वाली हैं, उनके लिए कितनी परेशानियों का सबब बनता है जब बर्फ़बारी हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, पढ़ने का मन करता है। अभी मौजूदा ऑनलाइन क्लासेस हैं, टॉवर वहाँ पे काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए इतना दूर दराज इलाका है, वहाँ पे तो इंटरनेट की प्रॉब्लम रहेगी। बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे पढ़ाइयाँ अपनी कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो मैं, जो मेरे रोल मॉडल हैं और जम्मू कश्मीर के लीड कर रहे हैं माननीय मनोज सिन्हा साहब को बताना चाहूँगा कि मेरे एक ऐसा बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहाँ पे आपके पास जितना महंगा फ़ोन फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ नेटवर्क नहीं है। मेरा लाली का एरिया, अब लड्डा में हमने टावर लगवाया है प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन ने वहाँ इंस्टॉल किया है, जियो का टावर लगा है, तो अब उन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन अभी भी वहाँ टावर तो लग गया। अब देखिए, आयरनी ये है, जहाँ टावर है वहाँ बिजली नहीं है, जहाँ बिजली है वहाँ टावर नहीं है। लड्डा में हमने टावर तो लगा दिया, लेकिन उस टावर के इर्द गिर्द का जो मेरा एक बड़ा पोर्शन है वहाँ बिजली नहीं है। एट द सेम टाइम अगर लाली चले जाएँ आप, या सीधा साफ तौर पर आप वहाँ जाके बोल रहे हैं भाई यहाँ के बच्चे जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि हम आपको फैसिलिटी दे ही नहीं सकते, बात ही खत्म कर दें। ऐसे मैं देखिए ना, आप लाली चले जाएँ, आप दमनोद चले जाएँ, आप गलियोत के अपर एरिया में चले जाएँ, आप मेरे बदौता के कुछ एरिया में चले जाएँ, पंजारी के कुलटाड़ के एरिया हैं, खट्टी लटियार के एरिया, लांदर के एरिया हैं, ब्लैंक है टावर के मामले में। कितना दुख होता है आपको? दुख तो देखिए हम कितनी बार जाहिर करते हैं मीडिया में, इसमें, और मैं कहता हूं कि सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय LG साहब को ये नीचे वाले लोग बताते नहीं हैं रियलिटी। सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब आप देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों माननीय LG प्रशासन ने जो क्या किया, एक इनका विज़न था और बहुत अच्छा था कि सारे आंगनबाड़ी और जो हमारे जो स्कूल्स हैं उनको आप वाटर फैसिलिटी के साथ जोड़िए। तो विद इन शॉर्ट पीरियड में इन्होंने जो है इतना मटेरियल, इन्होंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया और काफ़ी टारगेट को अचीव किया। हालांकि थोड़ा डाटा में मुझे लगता है कि हेर फेर हुआ है, जिसकी वजह से कुछ स्कूल्स और आंगनबाड़ी सेंटर्स रह गए हैं, लेकिन काफ़ी हमने अचीव किया। तो क्या जनाब नेटवर्किंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सेम तरीके से एक युद्ध स्तर पे अभियान नहीं छेड़ सकते कि ऑनलाइन का ज़माना है, कोरोना जारी है,
कोरोना डिजीज़ कितनी चलेगी अभी हम दावा नहीं कर सकते। हमें एक तरह से चाहे हम इसके प्रभाव में रहें ना रहें, लेकिन डेफिनेटली हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। और ऑनलाइन आज के युग में ऑनलाइन एक अभिन्न अंग है, ऑनलाइन शब्द जो है वो अभिन्न अंग है। और खुद जो है माननीय एलजी साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो खुद सारी मीटिंग्स ऑनलाइन करते हैं। तो क्या मुझे बताइए तस्वीर जी, ऐसा नहीं हो सकता जितने भी उच्च अधिकारी हैं इन सब के एक एक साल वहाँ पे ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि इनको ऑन ग्राउंड पता चल सके कि कैसा रहना पड़ता है, रहन सहन कैसा है वहाँ का, और ऑनलाइन कैसे वहाँ पर मीटिंग अटेंड की जाती है। देखिए मैं इतना लंबा चीज़ें बहुत हैं कहने को नहीं कह पाऊँगा, पर मैं ये कहूँगा कि बहुत एक एम्बिशियस होना ख़राब चीज़ नहीं है। पॉजिटिव एम्बिशियस अगर आप होते हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं मानता हूँ, एम्बिशियस हूँ, किसके लिए, ओवर एम्बिशियस भी हूँ किसके लिए, कि देखिए मेरे लोगों को अगर मैं कह रहा हूँ कि आप युद्ध स्तर पे काम करके उनको इमीडिएटली अगर बिजली, पानी और नेटवर्किंग की फैसिलिटी दे देते हैं, तो मेरी जो छोटी बहनें हैं 99% गर्ल्स मेरी जो हैं वो ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाती। पास इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, वहाँ पहुँचती नहीं है, 90% से ज़्यादा पहुँचती नहीं है स्कूल में। जो 2-4 पहुँचती हैं उनमें से जो है मैक्सिमम ग्रेजुएशन क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि एक सोसाइटी कंजर्वेटिव सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, बदल रही है। कंजर्वेटिव इसलिए रिसोर्सेज की कमी है, गरीब लोग हैं। अब देखेंगे कि अब पहले तो मार सिर्फ 12th से ऊपर थी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस थी तो 12वीं तक बच्चे पढ़ जाते थे। अब मार वो नीचे भी आ गई, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है उनके पास। और मैं सरकार से ये नहीं कह रहा कि आप सबको स्मार्टफोन दे दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनाब आप सुनिश्चित करिए कि बिजली और नेटवर्क हर जगह पहुँचे। सरकार काम कर रही है, लेकिन मुझे एतराज़ है उसकी स्पीड से, मुझे एतराज़ उसकी स्पीड से है। अब आप देखिए कि अगर सौभाग्य की पेमेंटें नहीं, अगर सौभाग्य में गड़बड़ हुई, अगर उसकी जांच हो रही है, तो जनाब हमने थोड़ी की, आम लोगों ने थोड़ी की। अगर एमजी नरेगा में गड़बड़ हुई, अरबों रुपये का घोटाला सरकार कहती है कि हुआ है, ऑफिसर्स कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है, वो जनाब जाके देखो जो हुआ है उसकी तो पेमेंट करो। यानी कि आप एसी कमरों में बैठे हैं बड़ी कुर्सी पे, आपने क्या दिया ना जी, कुछ नहीं, पंचायती राज ने ब्लंडर किया है जी, वहाँ तो ये रेशियो मेंटेन नहीं हुई, सब फ्रॉड है जी, घोटाला है। अरे एसी कमरों से बाहर निकलो, ग्राउंड पे खुद जाओ, पंजारी मोंगरी के इलाके जाके देखो। मैं कह रहा हूँ, मैं लाली की बात करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो सारे एरिया में हुआ है। वहाँ हमारी पंचायत ने वाटर टैंक्स बनाए हैं, उसी के तहत जो 2017-18 का जो पैसा अटका हुआ है ना, उसी के तहत वो बने थे। मैंने देखे हैं वाटर टैंक बने हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, वहाँ पानी रुक सकता है अगर आप पानी डालेंगे। और काफ़ी सारी बोलियाँ बनी हैं, पक्की बोलियाँ बनी हैं, काफ़ी सारे पक्के काम हुए हैं जो ग्राउंड पे दिखते हैं। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट रिलीज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो है एक गैप पड़ जाएगा, लोगों का विश्वास कम होगा। कुल मिला के मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे आखिर में जसवीर आप क्या अपील करना चाहेंगे मौजूदा उपराज्यपाल से या फिर केंद्र सरकार से? देखिए पहले तो ये है कि जिनसे नहीं संभलता है तो छोड़ दीजिए, 4-5 साल हमें दे के देखिए, हम बताते हैं कि कैसे चलता है। लेकिन जहाँ तक माननीय उपराज्यपाल साहब की बात है, तो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो दौड़ते हैं, जिस विज़न के साथ काम करते हैं, डेफिनेटली वो अप्रिशिएबल है, बहुत मेहनती हैं। और जम्मू कश्मीर को आना इतनी जल्दी समझना, वो भारत के कैबिनेट मंत्री रहे अलग चीज़ थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को आना समझना इतना बड़ा चैलेंजिंग स्टेट है, ठीक है ना, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, डेवलपमेंट के लिहाज से हो, समझना, इतनी तेज़ी से उसको अडॉप्ट करना, काम करना, बहुत तेज़ी से काम किया है। हमारे ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनती हैं। पर माननीय एलजी साहब से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बीच के लोग हैं आपको नहीं बताते, नहीं बताते। माननीय एलजी साहब को नहीं बताते कि बीच में, मैं अब किसने बताया होगा कि यहाँ ऐसे इलाके भी हैं कि ऑनलाइन मोड पे तो चल रहे हैं लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं है, मुझे नहीं लगता बताया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं बताया होगा। जब ऐसे भी एरिया यहाँ बिजली नहीं है, खंबे लगे हैं, तारें लगी हैं, लेकिन बिजली नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब को किसी ने बताया होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का, उनको हर चीज़ तो कोई जाके बताते नहीं होंगे जी, वो खुद व्यस्त रहते हैं। तो ये चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी ईमानदारी के साथ कहूँगा, मुझे पूरी यकीन है कि वो इस पर काम करेंगे। दूसरा, जब भी कोई फैसला करते हैं, देखिए फिलहाल विधानसभा नहीं है, विश्वास है कि परिसीमन आयोग पॉजिटिव रिपोर्ट देगा, जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे। जब तक नहीं है, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड आप फैसले करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टेंडरिंग का फैसला था आरडीडी में, मैं कल भी ब्लंडर करार देता था उसको 3 लाख से नीचे, आज भी ब्लंडर करार देता हूँ, और पंचायती राज एक्ट में उसको बेवजह हस्तक्षेप करार देता हूँ मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन का। ब्लंडर है, मैं ब्लंडर करा, मैं जब 3 महीने बाद उसके जब एवेलुएट करूंगा ना, तो मैं सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये ब्लंडर था जम्मू कश्मीर के इतिहास में। जब पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा ना, 80% टेंडर कोई नहीं उठा रहा, तो कहने का मतलब है जनाब आप पूछ लीजिए ना, जो पॉलिसी मेकर, आपके पास 20 डीडीसी काउंसिल्स हैं जम्मू कश्मीर में, 20 जिलों की, उनसे पूछिए ना कि क्या जो आप पॉलिसी बना रहे हैं सही है गलत है। आपके 2-4 लोग एडवाइजर जाके बैठते हैं, एडवाइजर इन द सेंस मैं उन एडवाइजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसे ही सो कॉल्ड एडवाइजर, सलाह देने वाले, रात को सलाह देते हैं, आधी रात को ऑर्डर निकाल देते हैं, सुबह बोलते हैं जी 12 घंटे में इम्प्लीमेंट करो,
24 घंटे में इम्प्लीमेंट करो, 2 दिन में इम्प्लीमेंट करो। तो जनाब इतनी आग लगी है क्या? आग तो नहीं लगी ना। अब टाइम लीजिए और देखिए क्या वो ग्राउंड पे प्रैक्टिकल है या नहीं है। आपने क्या दिया, मैं जाते जाते एक मैं उदाहरण दूंगा। आपने क्या दिया जनाब कि हम रोजगार देना चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों को ठेकेदार बनाएंगे, ठेकेदार बना के उनको डी क्लास कलेक्टर कार्ड बना दिए तो हम उनको क्या करेंगे, रोजगार देंगे और काम अच्छे होंगे। आपने 50,000 रुपये का काम भी टेंडर में डाल दिया, 3 लाख का काम भी टेंडर में डाल दिया, 10 लाख का काम भी टेंडर में डाल दिया। आप देखेंगे कि 90% काम जो हैं पंचायती राज के वो 3 लाख से नीचे हैं और पंचायती राज एक्ट के अधीन आते हैं। आपको ज़रूरत नहीं थी वहाँ हस्तक्षेप करने की। और ये बड़े बड़े लीडर जो चलाते हैं ना, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफी मारते हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ कि जाइए पंचायती राज एक्ट पढ़िए। आपने पंचायती ये जो जितना भी था ये पंचायती राज एक्ट में आपने बेवजह इंटरफेयर किया है, आपको ज़रूरत नहीं थी इंटरफेयर करने की। और ठेकेदार कहाँ जनाब, 2-2 3-3 ठेकेदार निकले पंचायतों से, उन पे भी आपने इतनी बंदिशें लगा दी जनाब, है ना, इतनी फॉर्मेलिटियाँ रख दी कि वो हर पंचायत में, मुझे नहीं लगता, मैं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में 3 एलिजिबल ठेकेदार बन गए होंगे डी क्लास के, जो कि RDD के टेंडर उठा सकें। तो फिर वो काम करेगा कौन? 23 लाख रुपये एक पंचायत का, 25 लाख रुपये BDC काउंसिल का, 10 करोड़ रुपया DDC काउंसिल का। तो ये पैसा 200 करोड़ तो सिर्फ DDC काउंसिल का है। कौन इंप्लीमेंट करेगा फिर? कौन इन टेंडर्स को लेगा? कौन इंप्लीमेंट करेगा और कौन टेंडर्स को लेगा, ये कहना है इनका। और जिस तरह से इन्होंने कहा, काफ़ी रोष इन पे आज दिखा है, क्योंकि साल गुजर चुका है, DDC मेंबर बने हुए हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि LG साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके कानों तक बात कौन पहुंचाए, ये एक बड़ा सवाल जो है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इनको लगता है कि शायद उन तक बात पहुंचती नहीं है, इसलिए ये इलाके अभी भी पिछड़े हुए हैं। और अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, सरकार ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया था कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो चल रहा है, कोरोना के चलते स्कूल लग नहीं सकते। लेकिन दूर दराज के इलाके, वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनकी मेहनत से टावर तो एक लग गया, लेकिन अगर टावर लग गया, इंटरनेट कैसे चलेगा अगर बिजली नहीं होगी? बिजली जो है वहाँ पर नहीं पहुँची हुई है। कई तो जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन्होंने खुद खंबे जो है गांव वालों से उठवा के वहाँ पर पहुँचाए हैं। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बताया था, अगर याद होगा। जी बिल्कुल, सौभाग्य स्कीम के तहत आप देखेंगे। हाँ, तो लेकिन अब मौजूदा अगर बात की जाए, जब से ये मेंबर बने हुए हैं DDC मेंबर, कार्य वहाँ पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हो भी रहा है, लेकिन बड़ी ही धीमी गति से जो है वो हो रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। इनकी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कार्य हों, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं कैपेबल हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ रुक जाती हैं, अपनी पढ़ाइयाँ जो है वो ग्रेजुएट जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि फैसिलिटीज़ वैसी जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है। वादे बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जोमवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि LG साहब तक ये वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया।